हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। साम्य से अभिप्राय है। तो साम्य से क्या अभिप्राय है ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन में है ए, परिवर्तनहीनता की स्थिति से है, बी, उस स्थिति से है जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है, सी है उस स्थिति से है जब उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है, और डी, उपरोक्त सभी। तो साम्य से अभिप्राय क्या हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। साम्य क्या है? साम्य किसी अर्थव्यवस्था की उस परिवर्तनहीनता की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है जिसमें उपभोक्ता कैसा होता है? संतुलन की अवस्था में होता है। कैसा होगा? संतुलन की अवस्था में होता है, और वह अपने न्यूनतम खर्च से, यानी कि कम से कम उस खर्च हो उसका, और क्या हो, अधिकतम उपयोगिता वो प्राप्त कर रहा हो। और इसमें क्या है, और जिसमें जो उत्पादन संतुलन की अवस्था में होता है और न्यूनतम लागत, कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर रहा होता है। तो ये जब चीजें मिल जाती हैं तो वो क्या हो जाता है? साम्य बन जाता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। साम्य एक स्थिति है जहां पर, अब ऑप्शन में है, एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, बी है एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करता है, और सी है एक फर्म अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है। तो देखो, साम्य एक स्थिति है जहां पर क्या होगा, ये तीनों चीजें होंगी। कहाँ पे? जहां पे ये तीनों चीजें होंगी वहां पे क्या हो जाएगा, एक साम्य की स्थिति बन जाती है। एक तो उपभोक्ता है उसको ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो, और उत्पादक है उसको भी भाई लाभ प्राप्त हो, और एक फर्म जो है, कंपनी है, उसका उत्पादन जो है वो कैसा हो, अधिकतम उत्पादन हो रहा हो। तो ये जब सभी चीजें होंगी तो साम्य होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। सामान्य कीमत है। अब सामान्य कीमत क्या है? ऑप्शन में है अत्यधिक अस्थिर कीमत, अल्पकालीन कीमत, दीर्घकालीन कीमत, और डी है राज्य द्वारा निर्धारित कीमत। तो सामान्य कीमत किसे कहेंगे इसमें से? तो सामान्य कीमत का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीर्घकालीन कीमत। सामान्य कीमत कौन सी हो जाएगी? जो लंबे समय तक जो कीमत है वो बनी रहे, वो हो जाएगी सामान्य कीमत। सामान्य कीमत दीर्घकालीन तथा कैसी होती है? स्थायी होती है। कैसी होगी? स्थायी कीमत होती है। जबकि बाजार जो होता है, बाजार में क्या है कि मूल्य अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन का मतलब हो गया कि जैसे कि मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा जो निर्धारित होगा वो अल्पकालीन हो जाएगा, और जिसमें दीर्घता बनी रहेगी, दीर्घकालीन तक कीमतें स्थिर रहेंगी, तो वो कैसी हो जाएंगी? सामान्य कीमत हो जाएंगी। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने विशिष्ट एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया? तो किसने किया है? मिल्टन फ्रीडमैन ने, रैगनर फ्रिस ने, या फिर जी.एम. कीन्स ने, या फिर ए.सी. पीगू ने। तो राइट आंसर क्या होगा कि प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने विशिष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया है? तो वो किया है रैगनर फ्रिस ने। किसने किया है? रैगनर फ्रिस ने। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सबसे पहले रैगनर फ्रिस नामक अर्थशास्त्री जो हैं, उन्होंने विशिष्टि एवं समष्टि जैसे पदों का प्रयोग किया। विशिष्टि क्या होता है? विशिष्टि शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। ये भी क्वेश्चन बनता है कि विशिष्टि शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो वो किसका? ग्रीक शब्द है, एक माइक्रोज से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? विशिष्टि का छोटा। क्या होता है? विशिष्टि का अर्थ होता है छोटा। अब वहीं पे समष्टि शब्द भी एक ग्रीक शब्द है, ये भी शब्द ग्रीक है, और इसका अर्थ क्या हो जाए? जैसे हम मैक्रो बोलते हैं,
तो उससे व्युत्पन्न किया जाता है, किससे? मैक्रो से निकला हुआ, जिसका अर्थ क्या होगा? बड़ा। यानी समष्टि जो होता है वो छोटा होता है और व्यष्टि जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं या शब्द हैं, तो इनका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था रेगनर फ्रिश जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध बताना है, तो वो किससे है संबंध? ऑप्शन में है मुद्रास्फीति का संबंध है, आर्थिक विकास का सिद्धांत है, उपभोग फलन का सिद्धांत है, या फिर वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध जो है तो वो किससे होता है? वो होता है वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत से। किससे होता है? वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत से संबंध होता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से है? अब किसका संबंध है? मार्शल का है, या विक्स स्ट्रीट का है, या फिर लियो नतीफ का है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या पूछा था इसमें कि अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से है। तो इनका संबंध है किससे? विक स्ट्रीट से। किससे? विक स्ट्रीट से। यानी कि विक स्ट्रीट पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने संकलन की समस्या यानी कि एडिंग अप प्रॉब्लम को सामने रखा था। किसे रखा था? यानी कि संकलन की समस्या जो है उसको उन्होंने सामने रखा और उसका समाधान भी प्रस्तुत किया। और एक उनका बहुत ही जो फेमस निबंध है उनका, तो उसमें इस चीज का समस्या का समाधान उन्होंने प्रस्तुत किया था। उस निबंध का नाम था कोऑर्डिनेशन ऑफ द लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। में उन्होंने क्या किया था कि जो ये समस्या थी संकलन की समस्या, उसमें उनका सॉल्यूशन बताया था। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्रियों के किस समूह ने बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था? तो किसने समर्थन किया था? तो ऑप्शन में देखो, एडम स्मिथ, हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन, या फिर है एडम स्मिथ, कीन्स, हिक्स, या फिर सी है एडम स्मिथ, मार्क्स स्ट्रोमेलिन, या फिर डी है एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेके गैलब्रेथ। तो राइट आंसर क्या होगा कि क्या पूछा था इसमें? अर्थशास्त्रियों के किस समूह ने बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था? तो समर्थन की बात की जा रही है, तो बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किसने किया था? एडम स्मिथ जी ने, रिकार्डो ने और जेके गैलब्रेथ ने। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेके गैलब्रेथ आदि अर्थशास्त्रियों ने बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था। इन अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। इन्होंने क्या विश्वास किया था कि अर्थव्यवस्था जो है उसमें सदैव क्या होगा? पूर्ण रूप से रोजगार होगा। यदि कभी इसमें विचलन होता है तो बाजार की मांग एवं पूर्ति की जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, शक्तियों के द्वारा स्वतः पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ये जो मानना था वो किसका था? एडम स्मिथ का, रिकार्डो का, जेके गैलब्रेथ का और भी अन्य अर्थशास्त्री थे, तो उन सभी का मानना था। तो इसको कहा जाता है कि बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन इन लोगों ने किया था। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया है? अब क्या पूछा है? आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसका है? तो ये हमें बताना है। तो ऑप्शन में है महात्मा गांधी, जमशेद काई खुसरो मेहता, दादा भाई नौरोजी, या फिर डी कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमशेद काई खुसरो मेहता ने। किसने दिया है? जमशेद काई खुसरो मेहता ने। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और इनका शॉर्टकट में ज्यादा नाम फेमस है, जेके मेहता जो हम बुलाते हैं वही है जमशेद काई खुसरो मेहता। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। किसने कहा था कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? तो किसने कहा था? ऑप्शन में देखो, एडम स्मिथ हैं, जेके मेहता हैं, मार्शल हैं, या रॉबिन्स हैं। तो किसकी ये डेफिनेशन है एक तरह से?
तो इच्छाओं की मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है, ये कहा था किसने? जे के मेहता ने। किसने कहा था? जे के मेहता ने। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जे के मेहता ने बताया कि अर्थशास्त्र जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है कि संतुष्टि की वृद्धि करना नहीं है। जे के मेहता जी क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य संतुष्टि की वृद्धि करना नहीं है, बल्कि वास्तविक सुख में वृद्धि करना है। क्या बताया उन्होंने? कि बल्कि क्या करना है? वास्तविक सुख में वृद्धि करना है, उसे अधिकतम करना है। और वास्तविक सुख की प्राप्ति इच्छाओं को अधिक रखने से नहीं, बल्कि क्या होता है? न्यूनतम करने से होगी। उन्होंने ये बताया कि जो वास्तविक सुख में वृद्धि करना है यानी अधिकतम करना है, और वास्तविक सुख की प्राप्ति की इच्छाओं को अधिक रखने से नहीं है कि हमें ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, उसमें नहीं है। क्या बताया उन्होंने? बल्कि अपनी इच्छाओं को कम करना है, कंट्रोल करना है, तो उससे हमें वास्तविक सुख की वृद्धि होगी। तो ये डेफिनेशन किसकी है? जे के मेहता जी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीन संबंधित परिभाषा दी गई है, तो वो किसके द्वारा दी गई है? ये आपको बताइए। देखो ऑप्शन में अमर्त्य सेन द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा या जे के मेहता द्वारा। तो अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीन संबंधित परिभाषा किसकी है? जे के मेहता जी की है, क्योंकि उन्होंने यही कहा था ना कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही क्या है? आर्थिक समस्या का समाधान है। क्या बताया उन्होंने? कि आर्थिक आवश्यकता का जो है वो क्या है? इच्छाओं से मुक्ति पाना ही सर्वोच्च है। तो उससे आपको क्या होगा? सुख की वृद्धि होगी। अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये आपको बताइए किसके द्वारा? जे के मेहता द्वारा, सैमुएल्सन द्वारा, जी.आर. हिक्स द्वारा या फिर ए.सी. पीगू द्वारा। तो इच्छा विहीनता का सिद्धांत किसने दिया? जे के मेहता ने। तो क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन थोड़ा सा हेर फेर क्वेश्चनों में किया गया है, ठीक है। और इससे क्या है? इससे मतलब अगर हमें नहीं ढंग से हमने पढ़ा होगा तो वो क्या हम गलत कर जाएंगे क्वेश्चन को, तो वो हमें अच्छे से इसको तैयार करना है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय दिया जाता है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय दिया है, किसने दिया है? अमेरिकी गणितज्ञ डेंटजिंग को, या फिर रूस के गणितज्ञ कंटोरोविच को, या फिर प्रोफेसर मार्शल को, या फिर प्रोफेसर सैमुएल्सन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी गणितज्ञ डेंटजिंग को। लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय किसे दिया जाता है? अमेरिकी गणितज्ञ डेंटजिंग को। देखो, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है? कि कुछ पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए सीमित साधनों का विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन करने की है, कि हम किस तरह से हमारे पास जो सीमित साधन हैं वो हम किस तरह से क्षेत्रों में आवंटन करें, ठीक है। तो ये क्या होगी? पूर्व निश्चित एक हमारी लक्ष्य प्राप्ति की समस्या होगी। और क्या कि अर्थशास्त्र ने सीमांत विश्लेषण द्वारा इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न भी किया है, किंतु सीमांत विश्लेषण की अनेक कठिनाइयों के कारण यह व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक सिद्ध नहीं हुआ है। और क्या है कि सीमांत विश्लेषण की इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 1946 में अमेरिकन गणितज्ञ जिनका नाम है डीवी डेंटजिंग ने रेखीय प्रयोजना यानी कि लाइनर प्रोग्रामिंग का विकास किया। रेखीय प्रयोजना एक ऐसी तकनीकी होती है जो निश्चित प्रकार की समस्या, विशेषकर उत्पादन की समस्याओं के समाधान के लिए जटिल गणित का प्रयोग करती है। क्या करती है? जो हमारे उत्पादन की जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए जटिल गणित का प्रयोग करती है। कौन सी समस्या? लाइनर प्रोग्रामिंग। और ये किसने दिया था? ये दिया था डेंटजिंग ने। वो कहाँ के थे? अमेरिकी गणितज्ञ थे। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।